हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो मांग का नियम और मांग विश्लेषण जरूर देखिए, क्योंकि ये दोनों वीडियोस आपको मांग की कीमत लोच समझने में बहुत मदद करेंगे। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मांग की कीमत लोच। देखिए, जो मांग का नियम है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कितनी कीमत परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये मांग का नियम हमें नहीं बताता है। तो अगर हमको जानना है कि कीमत परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, तो ये जानने के लिए हमें उस वस्तु की कीमत लोच, उस वस्तु की मांग की कीमत लोच को जानना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिर ये मांग की कीमत लोच है क्या चीज़। देखिए, किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के कीमत परिवर्तन होने से उसके मांग में होने वाले परिवर्तन की आनुपातिक माप है। यानी किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसके अनुपात में उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, इसकी जो माप है उसको हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन को अगर हम वस्तु की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उसको हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। चलिए अब इस मांग की कीमत लोच की सूत्र रूप से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका सूत्र था मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यानी पहले हम मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसको निकाल लेंगे। तो यानी उसको हम परसेंटेज में कैसे करेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है चेंज ऑफ क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज ऑफ क्यू यानी मांग में जो परिवर्तन हुआ है, तो क्यू चेंज ऑफ क्यू हो जाएगा आपका Q2 माइनस Q1। Q2 यानी कीमत परिवर्तन होने के बाद जो मात्रा में परिवर्तन हुआ है, Q1 यानी जो कीमत परिवर्तन होने से पहले की जो मांग थी। तो अगर अब हम उसके बाद प्राइस यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसी तरह से कि चेंज ऑफ P यानी P2 माइनस P1। P2 यानी बाद की कीमत, P1 जो इसकी ओरिजिनल कीमत थी, डिवाइड बाय P1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारा जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकल के आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ क्यू बाय क्यू डिवाइड बाय चेंज ऑफ पी बाय पी। और जब हम इसको इस फॉर्मूले को ठीक करेंगे तो यानी ये जो नीचे की वैल्यू ऊपर आएंगी, तो चेंज ऑफ क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस पी बाय चेंज ऑफ पी। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि माइनस चेंज ऑफ क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो इस तरह से ये जो अनुपात निकाल कर भी हम किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच निकाल सकते हैं। चलिए अब जरा इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं एक वस्तु की कीमत 5 रुपये है और 5 रुपये कीमत पर उसकी 10 वस्तुओं की मांग की जाती है। और यदि उसकी मांग 5 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाए तो उसकी 10 की बजाय 15 वस्तुओं की मांग होती है। तो ऐसी स्थिति में हम मांग की कीमत लोच किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। तो हम पहले प्रतिशत विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें चेंज ऑफ क्यू यानी Q2 माइनस Q1, Q2 है हमारा 15 माइनस Q1 हो गया हमारा 10 बटे 10। Q1 हमारा 10 था और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ Q हो जाएगा हमारा 5 बटे 10 गुणा 100। यानी अब हम इसको हम जब डिवाइड करके हिसाब निकालेंगे तो ये चेंज ऑफ डिमांड निकल के आएगा हमारा 50%। उसके बाद हम निकालते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ P। तो चेंज ऑफ P यानी पहले 5 रुपये था, अब 4 रुपये हो गए, तो 4 माइनस 5 बाय ओरिजिनल कीमत थी आपकी 5 रुपये और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यानी ये जो फॉर्मूला बन गया है ये बन गया है -1/5 इंटू
100। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 20। यानी कुल मिलाकर जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड निकालने के लिए तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन हुआ हमारा 50% का और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ हमारा 20। तो जब हम 20 से इसको 50 को डिवाइड करेंगे तो जो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.5। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मांग की जो कीमत लोच है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और जब भी आती है वो नेगेटिव ही आती है। लेकिन चूँकि मांग का नियम ये कहता है कि कीमत और मांग दोनों में विपरीत संबंध होता है, इसलिए हम जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए अब हम जरा अनुपातिक परिवर्तन वाली सूत्र का भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए जो अनुपातिक वाला सूत्र था हमारा था चेंज ऑफ क्यू बाय चेंज ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो हमारा चेंज ऑफ क्यू था 5 बाय चेंज ऑफ पी था हमारा -1 मल्टीप्लाई बाय पी था हमारा 5 और क्यू था हमारा 10। तो जब हम इनको फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू हमने रखी है जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 2.5। यानी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी जो मांग की कीमत लोच है वो 2.5 है। यानी यहाँ पर जितनी कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसके 2.5 गुना उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि दोनों फॉर्मूलों से हम मांग की कीमत लोच निकाल सकते हैं और दोनों से रिजल्ट सेम ही आता है। अब बात करते हैं कि मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। तो इसको हम कह सकते हैं इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग या जिसे हम सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं, इकाई से कम लोचदार मांग या जिसे हम सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसके अलावा पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इन सबको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इकाई लोचदार मांग को लेके चलें। इकाई से अधिक लोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो अब ये जो मांग की श्रेणियाँ हैं आखिर हैं क्या क्या, जरा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग का मतलब है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात में अगर मांग में भी परिवर्तन होता है तो इसको हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी मान लेते हैं कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हुआ है और मांग में भी 10% का परिवर्तन हो तो इसको हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसको यहाँ पर हम इस तरह से इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इकाई लोचदार मांग का वक्र बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग या जिसे हम कहें सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जब कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए, यानी कीमत में तो 10% का परिवर्तन हुआ हो और मांग में 20% का या 25% का परिवर्तन हो जाए तो उसको हम कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसको यहाँ पर हम इस तरह से चित्र में देख सकते हैं। तो इसका जो चित्र बनेगा यानी जो इसका जो वक्र होगा वो थोड़ा सा फ्लैट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग यानी जब कीमत में होने वाला परिवर्तन के अनुपात में मांग में होने वाला परिवर्तन कम हो। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ है और उसकी मांग में केवल 5% का ही परिवर्तन हो तो इकाई से कम लोचदार मांग का जो वक्र है वो ज़्यादा ढालदार होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और लोचदार मांग की, ये जिसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ये जो पूर्णतः लोचदार मांग होता है इसमें कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग में बहुत सारा परिवर्तन हो जाए यानी अनंत परिवर्तन हो जाए तो इसको हम कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। सामान्यतः इस तरह की मांग की लोच पाई नहीं जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मांग वक्र है वो सीधा हो जाता है यानी एक्स एक्स के समांतर चलता है। यहाँ पर आप इस चित्र में उसको देख सकते हैं। इसके बाद एक और मांग है जिसको हम कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग वो मांग है कि जहाँ कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन मांग ज्यों के त्यों बनी रहती है। यानी यहाँ पर हम जो ये मांग वक्र है वाई अक्ष के समानांतर चलता है। कीमत परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सामान्यतः इस तरह की मांग जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या कुछ बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं उनके केस में होती है। तो अगर हम इन सभी जो चित्र हैं
यानी इन सभी को अगर हम एक साथ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर अत्यधिक लोचदार मांग, उसके बाद अधिक लोचदार मांग, उसके बाद इकाई लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, और या फिर हम इसका कह सकते हैं कि पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो ये थी हमारी मांग की लोच की श्रेणियाँ। देखिए, मांग को मापने की और भी विधियाँ हैं, तो वो सारी विधियाँ हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो वो जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, मांग की कीमत लोच का पार्ट 2। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले